अच्छी आदतें हमें स्वस्थ भी रखेंगी और दिल को भी स्वस्थ रखेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं, ये करीब बताते हैं कि 1,80,00,000 पूरे विश्व में ऐसे केसेज आते हैं जिनके 20% भारत में है। एक बड़ा आंकड़ा है जो मौतों का है। तो इससे अचानक मौत होती है और इसी वजह से लोग भयभीत भी होते हैं, डर भी होते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जब हम अस्पताल में जाते हैं तो परिजन लेके जाते हैं और डॉक्टर कहता है तुरंत उपचार इसका करना ज़रूरी है और तुरंत आप डिसीजन लीजिए, और चूँकि हर एक उपचार में एक जो भी तय मानक होते हैं उनके आधार पर राशि भी खर्च होती है। तो जब ऐसे डिसीजन होते हैं तो जो परिजन साथ गए हैं, जो केयर टेकर हैं, अक्सर जो उनके परिजन भी नहीं है लेकिन उनको साथ लेकर गए हैं, तो वो दुविधा में होते हैं। तो क्या उस समय क्या डिसीजन उन्हें लेना चाहिए? नॉर्मल हिसाब से तुरंत उन्हें उपचार के लिए जाना चाहिए? अगर हार्ट अटैक है तो, अगर मेजर अटैक है तो वो ईसीजी में तुरंत आ जाता है जी, है ना। उसमें जैसे आप अगर गांव में हैं, ढाणी में हैं, कहीं पे भी हैं, तो मेरा ये सजेशन है, ये मेरी एक अपील भी है आम लोगों से, क्योंकि हम लोग रोज़ देखते हैं कि आप एक बार तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। मरीज को तुरंत लेके जयपुर ना भागें, जयपुर या कोई भी बड़े शहर में। मैंने जैसे आपको पहले सवाल में बताया, डिस्प्रिन जरूर दें और जो खून पतला करने की गोली आती है वो भी दें। अगर हो सके, अगर बड़ा अटैक है तो खून पतला करने का इंजेक्शन लगता है। अगर आपको एंजियोग्राफी होने में आपको लग रहा है कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, तो वो खून पतला करने का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। अगर वो इंजेक्शन 3 घंटे के अंदर अंदर लग जाता है तो उससे हार्ट अटैक वाली आर्टरी खुलने की संभावनाएं 50 से 70% के 80% तक इवन होती हैं जी। अगर विदिन 3 आवर्स लग जाए, और उससे बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इंजेक्शन होता है ये खून को इतना पतला कर देता है कि कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है उससे। जी। ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, पेट से भी ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब में भी ब्लीडिंग हो सकती है। उस चीज़ के लिए आप अस्पतालों में डॉक्टर को जिम्मेदार ना ठहराएं। अगर हम किसी को जहर दे रहे हैं तो जान जाने का खतरा तो रहेगा ही। इसी तरीके से अगर मैं खून पतला करने की दवा किसी को दे रहा हूं तो उससे खून पतला होगा, जिसका शरीर वीक होगा उसमें ब्लीडिंग हो सकती है जी। तो आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल मेरे देखने में आया कि बिना इंजेक्शन लिए मरीज आता है, रास्ते में बहुत बार मरीज की डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पेरीफ्री में भी फिजिशियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कोऑपरेट करें, इंजेक्शन लगेगा, मरीज का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। उस सिचुएशन में ज़रूरी है कि दोनों पक्ष अपने Yes. जो विवेक और अपनी इंद्रियों को सजग रखें। एक कॉमन समस्या बढ़ रही है और वो दिल से भी जुड़ी हुई है। अक्सर ये होता है कि मरीज डायबिटिक होता है तो उसे किसी भी उसके हेल्थ इश्यूज़ पे असर पड़ता है। तो जब डायबिटिक कोई ऐसा पेशेंट है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी हुई है या उसे लग रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया है, माइनर, मेजर में मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं या बेहोश हो जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है या इसी? डायबिटीज़ वालों में वैसे तो ट्रीटमेंट के क्राइटेरिया सेम ही है, अगर अपन स्टेंट वगैरह की बात करें या मेडिसिन की बात करें। लेकिन डायबिटीज़ वालों में कंपेयर टू नॉन डायबिटिक, जी, जैसे अपन ने स्टेंट कर दिया तो स्टेंट में वापस से ब्लॉक के जाने के चांसेस थोड़े से हाई रहते हैं। और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें बाईपास सर्जरी कुछ केसेज में बेटर होती है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूं, हमें कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे नहीं जाना चाहिए कि स्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत अगर किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं या हार्ट की सबसे मेन नस में ब्लॉकेज है तो हमें डेफिनेटली बाईपास सर्जरी की ओर जाना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मैं मानता हूं कि बाईपास सर्जरी का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ढंग से बाईपास हो गए तो बहुत सारे लोगों में तो जो एक मैन आर्ट ग्राफ्ट होता है वो कभी बंद ही नहीं होता है। जी। तो डायबिटीज़ वालों में ओवरऑल वैसे ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेम है, बट वापस से ब्लॉक जाने के चांसेस थोड़े से हाई रहते हैं। हमने बड़े लाइट मूड में बात की है आज, तो कुछ भोजन के बारे में बात हो जाए, क्योंकि जो मरीज होता है उसका स्वास्थ्य आगे भी बेटर रहे, ऐसे में उसे बेटर ऑक्सीजन तो चाहिए, माहौल तो चाहिए, साथ में उसका आहार कैसा रहे, वो खान पान कैसा रखे। क्या दिल का मरीज जिसने अपनी बाईपास सर्जरी करा रखी है, एंजियोग्राफी करा रखी है, या उसमें खतरा है या डायबिटिक है, तो वो किस तरीके का जो फूड ले? एक तो डाइट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। जी, मतलब थोड़ा क्वांटिटी एंड
थोड़ा जैसे 1-2 घंटे के अंतराल पे फूड लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरा, डाइटरी फाइबर्स हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि सलाद हो गया, फल फ्रूट हो गया, या जैसे अपने होल ग्रेन्स हो गया, है ना, जी इस तरह का फ्रूट्स जो हमें डाइट है वो ज़्यादा लेना चाहिए। नमक का जैसे मैंने आपको बताया कि नमक हमें ऊपर से नहीं डालना चाहिए। जी जो बिल्कुल चिकनी चीज़ें हैं जैसे देसी घी हो गया, जी। ये हमें अवॉइड करना चाहिए। मलाई हटा के अपन दूध को भी काम में ले सकते हैं, जी। मलाई हटा के दही को भी काम में ले सकते हैं, छाछ लिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो वाइट मीट यूज में ले सकते हैं, फिश भी यूज में लिया जा सकता है। जो लोग एग लेते हैं वो उसमें पीला वाला उसका कंटेंट हटा के वाइट वाले को यूज में ले सकते हैं। जी। तो ये अपने को डाइट के बारे में और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको अपना शुगर को कंट्रोल रखना है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मतलब अगर कोई स्पेशल डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको उनको फॉलो करना है।